नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आज हम लोग बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में, क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस प्रकार की व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, एकात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की है नीति आयोग क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, योजना आयोग हम जिसको बोलते हैं उसका प्रावधान कब किया गया था और कब उसको समाप्त किया गया। उसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होती है और उसके स्थान पर किसको लाया गया था। गवर्निंग काउंसिल कब प्रावधान किया गया, उन सभी की हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना। और यूपीएसआई की डेट आ चुकी है तो आप लोग वहां पर देख ही सकते हैं कि किन 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम है और किस किस शिफ्ट में किसका होगा वो पता आपको लग जाएगा, अभी नहीं कुछ समय के बाद। तो फिलहाल डेट नवंबर से ही स्टार्ट है एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आप लोग देखो और बेहतरीन तरीके से हम लोग सब पढ़ते हुए चल रहे हैं। जो भी एक वीडियो में आपके लिए ये भी बता दूंगा मैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको नज़र डालनी ही होगी जिन टॉपिक पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं अपने केंद्र राज्य संबंधों की। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग यदि बात करें तो सबसे पहले प्रावधान की हम लोग बात करते हैं। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन में 2 प्रकार के संबंध देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मिलता है संघात्मक और दूसरी व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ संघात्मक और एकात्मक होती क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है। यदि हम लोग बात करते हैं संघात्मक की, तो संघात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जहां केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व भी शामिल होता है। यानी जब योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, कानूनों का निर्माण किया जाएगा, तो वहां पर हमारे किसके साथ, जो केंद्र है, केंद्र के साथ कौन कौन शामिल होगा, केंद्र के साथ राज्य भी शामिल यहाँ पर किए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। और ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल और केवल किसका अस्तित्व होता है, केंद्र का अस्तित्व होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। अब हम लोग यहाँ बात करें कि ऐसी व्यवस्था कहाँ पर देखने के लिए मिलती है और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो भारत की हम लोग बात करें तो भारत में केंद्र प्लस राज्य दोनों व्यवस्था देखने के लिए मिलती हैं। यानी जब कानूनों का निर्माण किया जाएगा तो वहाँ केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार भी वहाँ शामिल होती है। कानूनों के निर्माण में केंद्र प्लस राज्य दोनों शामिल होते हैं, यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी अस्तित्व पाया जाता है। तो भारत की हम लोग बात करें तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो भारत में संघात्मक प्रकार की व्यवस्था है। अब यदि हम लोग यहाँ बात करते हैं कि और कहाँ पर ऐसी व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, तो ऐसी व्यवस्था अमेरिका के संविधान में देखने के लिए मिलती है और अमेरिका के संविधान से ही इसको यहाँ लिया गया है। यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों का संबंध भी होना चाहिए, अस्तित्व भी होना चाहिए। और एकात्मक व्यवस्था की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, इंग्लैंड में देखने के लिए मिलता है एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान। वहाँ राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और भारत और अमेरिका की हम लोग बात करें तो वहाँ पर केंद्र का और राज्यों का दोनों का अस्तित्व शामिल है और उसी के अनुसार यहाँ कानूनों का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे
ऐसा कोई शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है या फिर नहीं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो भारत का संविधान है उसमें संघ शब्द को या फिर संघात्मक व्यवस्था शब्द को कहीं परिभाषित किया गया है या फिर नहीं। तो आप लोग इस बात को याद रखना, कहीं भी संघ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यानी संघ में कौन शामिल होगा, यदि भाग 5 की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ केंद्र के बारे में बताया गया है, पर संघात्मक व्यवस्था को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि संघात्मक की डेफिनेशन के साथ और फिर कहाँ पर पाई जाती है, एकात्मक की डेफिनेशन और कहाँ पर पाई जाती है, आधारभूत संरचना क्या होती है और कब उसका प्रावधान देखने के लिए मिला, उस केस की भी हम लोग बात कर लेंगे। तो हम लोग लिखने की शुरुआत करते हैं। तो जो बात यहाँ पॉइंट में लिखी थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम लोग लिखेंगे कि हमारी क्या क्या संघात्मक व्यवस्था है और क्या एकात्मक व्यवस्था है। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। हम लोग बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। यहाँ हम लोग बात करें केंद्र राज्य संबंध के बारे में तो यहाँ दो प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं और कौन कौन से प्रावधान हैं उनकी हम लोग बात करें। सबसे पहला प्रावधान देखने के लिए मिलता है संघात्मक व्यवस्था और दूसरी हम लोग यहाँ पर बात करें एकात्मक व्यवस्था। सभी पॉइंटों की हम लोग यहाँ पर डीपली बात करेंगे, क्या है एकात्मक और क्या क्या कौन कौन शामिल होता है संघात्मक में और कौन एकात्मक व्यवस्था में शामिल होता है। यदि इनकी हम लोग परिभाषा की बात करें, संघात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है, संघात्मक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कानूनों के निर्माण के समय केंद्र के साथ राज्यों का अस्तित्व भी शामिल होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, शामिल होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर केंद्र के साथ राज्य भी शामिल होंगे। और एकात्मक व्यवस्था की हम लोग बात करें, एकात्मक व्यवस्था में केवल केंद्र की भूमिका होती है, केवल केंद्र की भूमिका होती है और यहाँ पर कहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है, तो ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है इंग्लैंड के अंदर। और दूसरी हम लोग यहाँ पर बात करें संघात्मक प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, अमेरिका में। और अब हम लोग यहाँ पर बात करें भारत में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में संघात्मक प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। कैसी है,
भारत में संघात्मक प्रकार की व्यवस्था है और परिभाषित की हम लोग बात करें कि संविधान में कहीं इसको परिभाषित किया गया है या फिर नहीं, तो उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर किया करो ताकि कुछ ना कुछ किसी को सीखने के लिए मिले। और टाइम वेस्ट हम लोग बिल्कुल करते हैं नहीं, कंप्लीट हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं। तो आपको लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करें संघात्मक व्यवस्था भारत में पाई जाती है, तो इस प्रकार की शब्दावली कहीं उल्लेखित है या फिर नहीं संविधान में। तो संघात्मक व्यवस्था को संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है, कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है, किया गया है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि संघात्मक व्यवस्था को तो कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि आधारभूत संरचना को बताया गया है। और आधारभूत संरचना की हम लोग बात करें कि किस केस में आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 के मामले में आधारभूत संरचना का प्रावधान किया गया था, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया गया था। आधारभूत संरचना की हम लोग बात करें कि आधारभूत संरचना होती क्या है, तो संविधान का जो मूलतः ढांचा होता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की जो शब्दावली है उसको आधारभूत संरचना में शामिल किया जाता है। और आधारभूत संरचना की हम लोग यहाँ पर बात करें कि आधारभूत संरचना और किसको कहेंगे, तो संविधान में मूलतः ढांचे को तो परिवर्तित नहीं किया जाएगा, जबकि उनके शब्दों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रकार जैसे हम लोग बात करें समाजवादी शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, तो वहाँ मूल ढांचे में परिवर्तित नहीं किया गया था, उसमें शब्दों को जोड़ दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पर बात करें आधारभूत संरचना का प्रावधान या कॉन्सेप्ट कब और किस केस में दिया गया, उसकी हम लोग यहाँ बात करें तो एसआर बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 के मामले में 1994 के मामले में संघात्मक शासन को आधारभूत संरचना माना गया था। ऐसा प्रावधान यहाँ पर कहाँ देखने के लिए मिलता है या फिर किस केस में किया गया था, तो 1994 के मामले में जो हम लोग संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो वहाँ संघात्मक व्यवस्था को आधारभूत संरचना 1994 एसआर बॉम्बे के मामले में माना गया था। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना।
अब हम लोग यहाँ पर बात करें संघात्मक व्यवस्था के संबंध में और क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में ये प्रावधान भी देखने के लिए मिलता है कि जो विषय होते हैं, जो अलग अलग विषय हैं, चाहे केंद्र के संबंध में हो या फिर राज्य के संबंध में हो या फिर केंद्र और राज्य दोनों के लिए कंबाइंड संबंध हो, जिन मामलों से या फिर जिन विषयों से, तो उनके संबंध में सूचियां बनाई गई हैं, वहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 246 246 नंबर आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है कि जो विषयों का बंटवारा है वो अलग अलग प्रकार से किया जाएगा और उनके संबंध में सूचियां बनाई गई हैं। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कितने कितने विषय रखे गए हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान दो, आर्टिकल 246 में आर्टिकल 246 में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, बंटवारा किया गया है। इसके लिए सूचियों का प्रावधान किया गया है, सूचियों का प्रावधान किया गया है। और कितने प्रकार की सूचियां यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली सूची की हम लोग बात करें केंद्रीय सूची या फिर संघ सूची, संघ सूची। दूसरी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राज्य सूची और तीसरी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं समवर्ती सूची। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। विषयों को अलग अलग बांटा गया है और कितने विषय किस सूची में रखे गए हैं उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, संघ सूची की। इसमें विषयों की हम लोग बात करें, इसमें पहले विषयों की संख्या या इसमें पहले 97 विषय शामिल थे, 97 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं, 100 विषय शामिल हैं। और इन विषयों के संबंध में, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, केवल संसद को प्राप्त है। ऐसा प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। संघ सूची में 97 विषय पहले थे, बाद में 100 विषय
हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, राज्य सूची की। तो राज्य सूची की हम लोग बात करें, राज्य सूची मूल संविधान में इसमें 66 विषय शामिल थे, जबकि वर्तमान में इसमें 62 विषय शामिल हैं। 62 विषय शामिल हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को प्राप्त है, केवल राज्य को प्राप्त है। अब हम लोग वहाँ पर जैसे हम लोग बात करेंगे प्राप्त है, कभी कभी आपातकालीन स्थिति हो जाती है, आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, आपातकाल लग जाता है, तो उसके संबंध में इन पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। वो आगे प्रावधान है उनकी हम लोग बात कर लेंगे कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, इसमें 52 विषय शामिल हैं। और इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी अलग अलग विषयों के संबंध में राज्यों को प्रावधान दिया गया है, अलग अलग विषयों के संबंध में केंद्रों को प्रावधान दिया गया है, यानी केंद्र को प्रावधान दिया गया है। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें दोनों के लिए शक्ति दी गई है, और कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनको हम लोग बात करते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में कौन सी विषय शामिल होते हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वहाँ पर अवशिष्ट सूची का प्रावधान कनाडा से लिया गया है और उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को प्राप्त है। जब हम लोग बात करेंगे एकात्मक व्यवस्था की और संघात्मक व्यवस्था की कि किस प्रकार से उसको परिभाषित किया जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान है तो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो संघात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, या फिर संघात्मक प्रावधान जिनमें देखने के लिए मिलता है, और ऐसी कौन से विषय हैं जिनमें एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग ऐसे कुछ विषयों की बात कर लेते हैं जो समवर्ती सूची में शामिल होते हैं या फिर समवर्ती सूची के साथ साथ जहां पर राज्यों का भी प्रावधान या अस्तित्व देखने के लिए मिलता है, यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व भी देखने के लिए मिलता है। इधर ध्यान देना। और कौन से ऐसे विषय हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, राज्यसभा है। राज्यसभा में विधानसभा सदस्यों के द्वारा सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वहाँ पर समवर्ती सूची के विषयों पर या फिर वहाँ राज्यों का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग बात करें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। और राज्यसभा के सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, अखिल भारतीय सेवाओं जो होती हैं उनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान की गई है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें राज्यसभा की समवर्ती सूची के तौर पर, तो वहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन तो राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। वहाँ पर लोकसभा की भी अनुमति लेनी होती है। तो उसका मतलब हुआ कि समवर्ती सूची का विषय है और वहाँ पर दोनों के दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाओं का होना, यानी समवर्ती सूची के विषय के तौर पर अखिल भारतीय सेवाओं का होना ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें इनके गठन की कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किसके द्वारा किया गया था या फिर इसका जनक किसे कहते हैं, तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लें। ये तो एक विषय है कि वहाँ पर राज्यसभा के द्वारा इनका गठन किया जाएगा और वहाँ पर बाद में लोकसभा की अनुमति भी लेनी होगी। और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक की हम लोग बात कर लें तो कौन थे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक, उनकी बात करें तो अखिल भारतीय या फिर सबसे पहले संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी कारण से अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी किसे कहा जाता है? अटल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना, सरदार वल्लभ भाई
पटेल। इस बात को आप लोग याद रखना। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और वर्तमान की हम लोग यहाँ पर बात करें, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS और IPS और IFS। IAS की हम लोग बात करें तो 3 हमारी सेवाएं कौन सी हो गई, IAS, IPS और IFS। क्या फुल फॉर्म है उसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं उन सभी की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और लगता है कि क्वालिटी बेस्ट है तो आप लोग इसको शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।